वंदे मातरम दोस्तों, मैं हेमंत सिंह राजावत दिव्यदृष्टि आईएएस और अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ लिया था। हमने उसका डिवीजन भी कर लिया था, कौन कौन से भागों में उसको विभाजित किया गया। आज हम उसके जो उसका डिवीजन किया है, जो उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, उसका अध्ययन चालू करेंगे। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम आज चालू करते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार को हमने मध्यवर्ती उच्चभूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन के पठार में डिवाइड किया है। उसी में सबसे पहला पार्ट है मध्यवर्ती उच्चभूमि या केंद्रीय उच्चभूमि। उसके सारे पार्ट्स का अपन अध्ययन करेंगे। इस मध्यवर्ती या केंद्रीय उच्चभूमि में जो भाग आते हैं वो मैंने आपको उस दिन ही बता दी थी। जो पार्ट है उसके वो आज भी अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, जिसमें से आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में या सीमा पर स्थित है और इनसे कई एग्जाम्स में जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पुलिस, पटवारी और भी कई वनडे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो आइए इन्हीं को अपन चालू करते हैं। सबसे पहले अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो अरावली श्रेणी का विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा, उससे नीचे आते हैं अपन राजस्थान, राजस्थान से नीचे आएंगे गुजरात और गुजरात के पालनपुर तक विस्तृत है। तो इसका जो विस्तार है वो 4 राज्यों में, 3 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। इस श्रेणी का लगभग 80% भाग कहां पड़ता है? राजस्थान में। इस श्रेणी का लगभग 80% भाग पड़ता है राजस्थान में। तो राजस्थान की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है और बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है। ठीक, इसके बाद अगर इसका प्रकार पूछा जाए किस टाइप का माउंटेन या किस टाइप का पर्वत है, तो ये अवशिष्ट पर्वतों में गिना जाता है। अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत है, इसका इरोजन वो आज अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। ये अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत के समान संरचना है, सेम उसी के जैसा बना हुआ है। इसकी अगर आयु पूछी जाए, एज, तो इसकी एज है 570 मिलियन वर्ष। ये इसकी उत्पत्ति कब हुई? इसकी उत्पत्ति अगर पूछी जाए, उत्पत्ति, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहां तक अपने 3 या 4 फैक्ट देखे अरावली पर्वत के बारे में। सबसे पहला फैक्ट देखा अपन ने उसका विस्तार। उसका विस्तार कहां से कहां तक है? उसका विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा, उसके नीचे लगने वाला राज्य राजस्थान, उसके नीचे लगने वाला राज्य गुजरात, गुजरात के किस क्षेत्र तक? पालनपुर क्षेत्र तक इसका विस्तार है। तो ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर की
लंबाई में फैला हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। अपशिष्ट पर्वत है यानी रेसिडुअल माउंटेन है ये। इसकी संरचना अमेरिका के किस पर्वत से मिलती है? अल्पेशियन पर्वत से मिलती है। इसकी अगर एज या आयु पूछी जाए तो इसकी आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। इसकी उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक, आइए अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, इसके और फैक्ट्स देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जो अरावली पर्वत है ये पश्चिम भारत के जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक मतलब जैसा कि मैं आपको बताऊं, लगभग इस तरह से अरावली पर्वत फैला हुआ है। दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, इस तरीके से फैला हुआ है। तो इसके इस साइड में जो भारत जो क्षेत्र पड़ता है उसको पश्चिमी भारत के क्षेत्र के रूप में आने, जिसमें राजस्थान प्रमुख क्षेत्र है, और इस तरह पूर्वी भारत का क्षेत्र पड़ता है। तो इस क्षेत्र का जो राजस्थान का मैदान है और ये गंगा नदी का मैदान, तो इन दोनों के अपवाह क्षेत्र को, जहाँ राजस्थान के मैदान की जो नदियां बहती हैं, इस उन नदियों के अपवाह क्षेत्र को और गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को जो संरचना है कौन सी? अरावली पर्वत, वो इन दोनों अपवाह क्षेत्रों को पृथक करती है, इसलिए इसको पश्चिम भारत का जल विभाजक भी कहा जाता है। ठीक है, इस राजस्थान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी, जो अरावली श्रेणी से निकलती है, राजस्थान बांगर में बहती हुई, राजस्थान के थारमोस्थल वाले क्षेत्र में बहती हुई, गुजरात के कच्छ के रण वाले क्षेत्र में आकर ये गायब हो जाती है, क्योंकि ये अंतःस्थलीय नदी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, इसका जब लूनी को मैं आपको अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा जब आपको नदियों के बारे में, तब मैं आपको उसको अच्छे से बताऊंगा। तो ये लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी की या राजस्थान मैदान की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अरावली पर्वत को पश्चिम भारत का जल विभाजक कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अरावली पर्वत को पश्चिम भारत का जलवायु विभाजक भी कहा जाता है। जलवायु विभाजक कहने का मतलब, क्योंकि इसकी संरचना कुछ इस टाइप की है, तो उत्तर पश्चिम से जो उठने वाला मानसून है वो अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर होकर उठ जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर वर्षा करानी है तो वो पर्वत जब उसके सामने होगा तब वो वहां पर वर्षा होगी। लेकिन ये जो है अरावली श्रेणी जो अपना उठता हुआ मानसून है उत्तर पश्चिम से, वो दक्षिण उत्तर से जो मानसून उठता हुआ मानसून है उसके समांतर श्रेणी पड़ जाती है, तो इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान का थारमोस्थल वाला क्षेत्र या राजस्थान बांगर वाला क्षेत्र है, इसमें वर्षा नहीं हो पाती है ज्यादा वर्षा। इसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मरुस्थल भूमि या एरिड लैंड। ठीक, और अपेक्षाकृत पश्चिमी क्षेत्र के अपेक्षाकृत पूर्वी क्षेत्र में 50 से 60 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अधिक वर्षा होती है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो इसी कारण से इसको पश्चिम भारत का प्रमुख जलवायु विभाजक भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है अरावली पर्वत का, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, नहीं सॉरी, गुरु शिखर, गलती से लिख गया, सद्भावना विंध्याचल श्रेणी की है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कहाँ स्थित है? आबू पहाड़ी पर, जिसको हम माउंट आबू के नाम से जानते हैं, आबू पहाड़ी पर। इसी आबू पहाड़ी पर जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो भी स्थित है, जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी कहाँ स्थित है? माउंट आबू पहाड़ी पर। और माउंट आबू पहाड़ी पर ही कौन सा शिखर स्थित है? गुरु शिखर स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, इसी श्रेणी में, इस श्रेणी में कुछ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो खनिज पदार्थों में लौह अयस्क, चांदी, तांबा, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि खनिज इस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक, इस श्रेणी का जो खनिज है उसमें कौन कौन से? लौह अयस्क से रिलेटेड खनिज, चांदी, तांबा, जस्ता, चूने का पत्थर इत्यादि खनिज इस श्रेणी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद ये श्रेणी जलवायु विभाजक का काम करती है और जलवायु विभाजक का काम करती है। इसके अलावा इस श्रेणी में, इस श्रेणी के जो पूर्व का भाग है, अरावली श्रेणी के जो पूर्व का भाग है उसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिमी भाग है उसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी का 80% भाग राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान का एक ही क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र को पृथक करने वाली श्रृंखला कौन सी है? वो अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, इस श्रेणी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने लगभग आपको बता दिए, सारी डिटेल बता दी। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा इंपोर्टेंट बचता है जो मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी दूसरी श्रेणी पर, जो है विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी कहां से कहां तक स्थित है, क्या महत्व है उसका, कौन से उसमें चोटियां, कौन सी वो खनिज पाए जाते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। अब दूसरा आता है विंध्याचल श्रेणी। सबसे पहला क्वेश्चन, विस्तार। तो विंध्याचल श्रेणी का विस्तार एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ तक है। मतलब इन 4 राज्यों में विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। लगभग कितनी लंबाई में? लगभग 1100 किलोमीटर। कहीं कहीं इसकी लंबाई 1086 मीटर भी दी रहती है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलते हैं तो वो सही है। मीटर नहीं, किलोमीटर, सॉरी। इसके बाद जो विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है उसका विस्तार इन 4 राज्यों में 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस विंध्याचल श्रेणी को पूर्व से पश्चिम कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में स्थित श्रेणी को विंध्य श्रेणी, मध्य में स्थित श्रेणी को भांडेर श्रेणी, और सबसे पूर्व में स्थित श्रेणी को कैमूर श्रेणी कहते हैं। मतलब इस अरावली पर्वत को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक, सबसे पहला विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। जो इस विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सद्भावना।
शिखर जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर, जो किस श्रेणी में पड़ती है? कैमूर श्रेणी में पड़ती है। कैमूर श्रेणी में भी पड़ती है। और अगर जिला पूछ लिया जाए तो जिला पड़ता है दमोह, दमोह जिले में। ठीक, तो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। इस श्रेणी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जल अपवाह क्षेत्र विभाजक भी कहते हैं, यानी जल विभाजक। जल विभाजक किसका? उत्तरी भारत व प्रायद्वीपीय भारत का क्या कहते हैं? जल विभाजक। कैसे? तो ये श्रेणी लगभग कुछ इस तरीके से फैली हुई है। इसके उत्तर में गंगा नदी का मैदान या गंगा नदी का अब्बा क्षेत्र है, और इसके दक्षिण में जहां नर्मदा नदी घाटी है, तो इसके उत्तर में जो है गंगा नदी का मैदान है और दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है। तो इसको उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक भी कहा जाता है। किसको? विंध्याचल श्रेणी को। और अरावली श्रेणी को पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत का जलवायु विभाजक का जल विभाजक कहा जाता है। इसके बाद नर्मदा नदी घाटी, विंध्याचल श्रेणी व सतपुड़ा श्रेणी को पृथक करती है। मतलब विंध्याचल श्रेणी को सतपुड़ा श्रेणी से पृथक करने वाली नदी घाटी कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी है। इस विंध्याचल श्रेणी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है आग्नेय एवं बैसाल्ट चट्टानों से। नहीं, सॉरी, आग्नेय बैसाल्ट से नहीं हुआ। इसका निर्माण हुआ है चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर। इस श्रेणी का जो निर्माण हुआ है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर क्रम की चट्टानों से हुआ है। इस श्रेणी में मिलने वाले खनिजों में लौह अयस्क खनिजों की अभाव होता है। मतलब लौह अयस्क से रिलेटेड जितने खनिज हैं उनका अभाव है इस श्रेणी में। लेकिन भवन निर्माण से संबंधित संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रेणी है। मतलब इसमें जो लौह अयस्क से रिलेटेड खनिज है उनकी तो कमी पाई जाती है, लेकिन भवन निर्माण से संबंधित खनिज या भवन निर्माण से संबंधित संसाधन जैसे ईंट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सीमेंट, उन चीजों की बहुत ज्यादा संसाधन, बहुत ज्यादा भंडार की मात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद विंध्याचल श्रेणी के बारे में सारे तथ्य आपको मैंने बता दिए। अब अपन आते हैं, अब अपन आएंगे सतपुड़ा श्रेणी पर। तो सतपुड़ा श्रेणी कहां से कहां तक विस्तार है? सतपुड़ा श्रेणी में क्या महत्वपूर्ण है और सतपुड़ा श्रेणी किस लिए इंपोर्टेंट है? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी एमपी, महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, और छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। ये श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। मतलब ये श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत के मध्य में स्थित है। मतलब ये श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर भारत से पृथक करती है। ठीक, इस श्रेणी के सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा घाटी व दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी है। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी घाटी और दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी है। मतलब ये जो सतपुड़ा श्रेणी है नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सारी श्रेणियां जल विभाजक का काम करती हैं या किसी न किसी श्रेणी किसी न किसी चीज को विभाजित करती हैं, दो क्षेत्रों को विभाजित करती हैं। तो ये तीनों श्रेणियां जल विभाजक का काम करती हैं। अब आप ये याद रखना कि अरावली श्रेणी पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के अववाद क्षेत्र को अलग करती है। विंध्याचल श्रेणी गंगा नदी के मैदान को और नर्मदा नदी घाटी को अलग करती है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत के अववाद तंत्र को विभाजित करती है। उसके बाद जो सतपुड़ा श्रेणी है वो नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती नदी घाटी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि क्या कौन सी है, तीनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक, इसके बाद ये जो श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी को पश्चिम से पूर्व तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले राजपीपला, उसके बाद महादेव, उसके बाद मैकाल। तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं, राजपीपला, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, लगभग 1350 मीटर ऊंची, जो कहाँ स्थित है, महादेव श्रेणी पर। ठीक, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी वो है अमरकंटक, 1065 मीटर। 1065 मीटर। इस अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा एवं सोन। नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ स्थित है, अमरकंटक मैकाल और कैमूर के मिलन बिंदु पर स्थित है। मतलब ये यहाँ से विंध्याचल श्रेणी और ये सतपुड़ा श्रेणी, तो इन दोनों के जो मिलन बिंदु पर ये है अमरकंटक। ठीक, तो अमरकंटक कहाँ स्थित है, मैकाल श्रेणी और कैमूर श्रेणी के मिलन स्थल पर स्थित है, जिससे दो नदियां कौन कौन सी निकलती हैं, नर्मदा और सोन, जो मध्य प्रदेश की स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, आग्नेय एवं
बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना है ये। ठीक है, इसकी संरचना कैसी हुई है? कौन सी चट्टानों से? आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, चोटी दोनों हो गई। सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। भारत के मध्य भाग में स्थित है। इस सतपुड़ा श्रेणी में और विंध्याचल श्रेणी और क्या नाम है, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में और दक्षिण में नर्मदा घाटी और ताप्ती नदी घाटी है। ताप्ती नदी घाटी और नर्मदा नदी दोनों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जो अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे आपके अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से रिलेटेड। ऐसे ही आगे हम मेवाड़ के पठार, मालवा के पठार और जो भी हमारे टॉपिक में बचे हुए पार्ट है उनको पढ़ेंगे डिटेल से। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिए। तो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपके जो भी फीडबैक हैं वो आप मुझे कमेंट्स में देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।